Bismillahirrahmanirrahim. All of you are welcome to the session of software engineering. और ये बताया जाए कि ये कुछ एडवांस लेवल के टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं. वी वर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. और इसमें मेजर जो हमारा टॉपिक चल रहा था दैट वाज अबाउट द लेगेसी सिस्टम्स. अब लेगेसी सिस्टम जो है उसके हवाले से ये आपको बताया गया कि दीज आर ओल्ड सिस्टम्स. तो आज के इस सेशन में हमें इस ओल्ड सिस्टम के हवाले से भी बात करनी है और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि ये ओल्ड सिस्टम है जिनके साथ यानी कि ओल्ड सिस्टम हार्डवेयर भी हो सकते हैं और मैकेनिकल सिस्टम भी हो सकते हैं और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी हो सकते हैं और मशीन्स हो सकती हैं. उनको ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उस हवाले से बात होगी. लेकिन सिलसिला ये है कि ओल्ड का मतलब बहुत साल पहले ये इंस्टॉल किए गए प्रोसेस इंडस्ट्री में, जैसे स्टील मिल्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशंस हैं, जैसे कि साइट एरिया के इंडस्ट्रीज हैं. लेकिन इन सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसमें चेंज लाना. तो देयर आर सेवरल इश्यूज हाउ टू डील विद चेंज. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर चेंज टॉलरेंस. और फिर ये कि जनरल रीजंस फॉर चेंज हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई डू वी डू चेंज. हमारे सामने ये चीजें क्यों आती हैं, फिर हमें इनको बर्दाश्त कैसे किया जाए, फिर इनको बर्दाश्त करने का या इनको मैनेज करने का प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है और क्वालिटी को मेंटेन कैसे किया जाए, और फिर ट्रबल ऑफ चेंज यानी कि इस मुसीबत को कैसे हैंडल किया जाए. सो कमिंग टू द एक्चुअल टॉपिक, बुक में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ. और बुक के हवाले से बात हो, फिर एक आर्टिकल है उसको हम शेयर करेंगे. तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज लेगेसी सॉफ्टवेयर. अब लेगेसी का मतलब है कि इनहेरिटेड यानी कि पुराना, उर्दू में हम कहेंगे कि मीरास में आया हुआ. तो यानी विरासत में आया हुआ यानी कि पहले किसी ने बनाया, अब ये हमारे हवाले, हम इसको ओन कर रहे हों, या हमारे बाद की जनरेशन यानी कि जनरेशन टू जनरेशन. 100 साल पहले कंपनी बनी थी, उसके सिस्टम इंस्टॉल हुए हुए हैं और उसके बाद अभी जो करंटली पीपल हैं वो इनको डील कर रहे हैं या वो इनको ऑपरेट कर रहे हैं. तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस भी हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीजें भी लिखी हुई हैं. आमतौर पर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में पुराने सिस्टम बहुत मिलते हैं और फिर ये कि इंडस्ट्री में बहुत मिलते हैं. तो ये है कि यहाँ पर मेंशन है कि hundreds of thousands of computer programs fall into one of the 7 broad application domains, जिसमें कि एक है लेगेसी सिस्टम. अब चूंकि मशीन्स इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि करोड़ों रुपए की इनकी मालियत होती है, तो हम उनको डिस्कार्ड नहीं कर सकते. उनको डिस्कार्ड करना बेवकूफ़ी होता है, वो तो कंपनी का दिवालिया निकालने के बराबर है. तो बजाय इसके कि सॉफ्टवेयर को ही मॉडिफाई किया जाए, एक मिडलवेयर का आपको बताया गया था कि मिडलवेयर एप्लीकेशन लॉन्च की जाए, डिवाइस ड्राइवर्स लिखे जाएं और फिर जो है वो इन मशीन्स को दोबारा से ऑपरेट किया जाए या माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ इनको दोबारा से ऑपरेट किया जाए. ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, मगर ये कि इसमें इंजीनियरिंग के सिस्टम इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन के हवाले से बात की जाए कि सिस्टम इंजीनियरिंग वर्क्स बेटर. तो ये टॉपिक जो आपको आज लेके हम चल रहे हैं ये बेसिक हवाले से बात होगी, लेकिन इसकी डिटेल तो पूरी एक फील्ड है चेंज मैनेजमेंट की. अब यहाँ पर ये देखें कि ओल्डर सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं. ओल्डर सॉफ्टवेयर तो बहुत ही मुश्किल है कि वो हमें टेप ड्राइव के ऊपर मिलते हैं या कौन से स्टोरेज मीडियम के ऊपर मिलते हैं, वी डोंट नो. तो उसके प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करना एक बहुत बड़ा इशू है. तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि लेगेसी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स वर डेवलप्ड डिकेड्स अगो. कई साल पहले, कई दहाइयां पहले ये बनाया जा चुका हो, एंड हैव बीन कंटिन्यूअली मॉडिफाइड, और बार बार उसको चेंज किया. जो भी मैनेजमेंट आई, जो भी डेवलपर्स आए, उन्होंने चेंज किया, नए रिलीजेस किए टू मीट द चेंजेस इन बिजनेस रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट बिजनेस की थी, प्रॉफिटेबिलिटी की बात थी, कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म इंस्टॉल हुए. The proliferation of such systems is causing headache. ये सर का दर्द होता है. ये तो सर का ऐसा दर्द होता है जो कि कंट्रोल में नहीं आता
और फिर उसमें जो डेवलपर होते हैं वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं मैं तो जॉब छोड़ रहा हूँ, मेरे ये कंट्रोल की बात नहीं है, क्योंकि अपर मैनेजमेंट उनको कहती है कि यू आर द डेवलपर, यू आर द प्रोफेशनल एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ सच सिस्टम्स एंड यू हैव टू प्रोड्यूस द प्रोडक्टिविटी। तो इस सूरत में ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, वहां पर इस तरह की चीजें बहुत आती हैं, इंडस्ट्रीज में इस तरह की चीजें बहुत आती हैं, और इसको मेंटेन करना भी बहुत एक्सपेंसिव होता है और रिस्की भी होता है कि जी हम इसको मॉडिफाई भी करेंगे, रीडेवलप भी करेंगे, मिडिलवेयर भी इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी वैसी क्वालिटी के फंक्शन हमें मिलेगा, वैसे सिस्टम चलेगा या नहीं। बिल्कुल इसकी मिसाल इस तरह से लें कि 60 साल पहले की बनाई हुई गाड़ी आप खरीदें और इसमें नई मॉडिफिकेशन, पावर स्टीयरिंग और फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और ये कार्ड सिस्टम इंस्टॉल करें, और फिर भी आप ये एक्सपेक्ट करें कि ये जो है रोड पर आपको वैसी डायनामिक्स यानी कि परफॉर्मेंस कंफर्ट के साथ देगी, तो बहुत मुश्किल काम है ये। उसमें बहुत एक्सपेंस बिला वजह के भी खर्च हो जाते हैं मॉडिफिकेशन के। तो ये बहुत अच्छी मिसाल है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक इशू जो है वो डिस्कस किया गया है कि इस तरह के ओल्ड सिस्टम्स को डील कैसे किया जाए अगर ये आपके गले पर भी आ रहे हों और उनकी क्वालिटी बहुत पुअर हो। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो ये कहा जाता है कि इसकी विजुअलाइजेशन को मद्देनजर रखा जाए। विजुअलाइजेशन किस तरह से इनकॉर्पोरेट की जाती है, किस तरह से कैप्चर की जाती है। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि सॉफ्टवेयर को देखना, हर तरह से देखना, सिर्फ फ्रंट स्क्रीन के ऊपर नहीं, बल्कि वो बना कैसे है, उसके प्रोग्राम्स कैसे हैं, किसने बनाया, कैसे बनाया, कोड क्या यूज किया हुआ है, कौन सी लैंग्वेज पे लिखा गया है, ये तमाम चीजें। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, उसके ब्रोशर्स की जरूरत होती है। तो ये चीजें पहले मांगी जाए। तो जो प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं वो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करती है, सिर्फ हार्डवेयर की डॉक्यूमेंटेशन नहीं, सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन नहीं, सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन और पॉलिसीज की भी जरूरत होती है। तो ये पूरी एक फिजिकल लाइब्रेरी की बात की जाए कि आपके पास प्रिंटेड फॉर्मेट में ये तमाम चीजें मौजूद हों, तो फिर आपके सर का कुछ दर्द कम हो जाता है। तो इसमें एक चीज और मद्देनजर रखी जाए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आर मेड टू लेगेसी सिस्टम्स। लेगेसी सिस्टम्स के साथ क्या क्या चेंजेस परफॉर्म की जाती हैं। तो इसमें यह है कि कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से चेंजेस आते हैं। तो ये कि सॉफ्टवेयर मस्ट बी अडॉप्टेड टू मीट द नीड्स ऑफ न्यू कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। अब नया जो कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है और नई जो टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की गई है, अडॉप्ट की गई है, तो उसकी कंपैटिबिलिटी जरूर हो, ये एक चैलेंज होता है। अच्छा, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर मस्ट बी इनहैंस टू इम्प्लीमेंट न्यू बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। अब नई बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या है, जैसा कि सुपरमार्केट्स को आप देखें कि सुपरमार्केट्स पर, सुपर स्टोर पर ग्राहक आते थे, कस्टमर आते रहे और फिर वो चीजें खरीदते थे, रैक से चीजें उठा के उनको दी जाती थी और पैसे जो है वो उनसे लिए जाते थे जो उसकी कॉस्ट होती थी, और फिर उनको जो रिटर्निंग जितना जो अमाउंट है वो वापस किया जाता था। तो ये एक मैनुअल सिस्टम। अब बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए, ज्यादा से ज्यादा सेल हो, और फिर टाइम भी कस्टमर का कम से कम जाया हो, और फिर एक तरह का मैनेज्ड तरीकेकार हो। तो उसके लिए कंप्यूटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब ये देखें कि बिल बनाने का बिल्कुल आसान सा तरीका हो गया है। पैसे रिकॉर्ड करने का तरीका है कि प्लास्टिक कार्ड, उसके थ्रू भी जो है परचेजिंग हो सकती है। तो ये कि ये बिजनेस का एनहांसमेंट भी हो, एंड दिस शुड मीट द बिजनेस रिक्वायरमेंट। तीसरा इसका जो पॉइंट है, सॉफ्टवेयर मस्ट बी एक्सटेंडेड टू मेक इट इंटरऑपरेबल विद अदर मोर मॉडर्न सिस्टम्स और डेटाबेसेस। जो नए कंप्यूटर इंस्टॉल हुए हैं, नए कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, नई जो उसमें हार्ड हार्ड ड्राइव है और ये कैपेसिटी है और नया प्रोग्राम है, उससे भी मैच करता हो। वरना क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट होगा और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सिस्टम हॉल्ट होगा, और जब हॉल्ट होगा तो फिर ये के हैंग हो जाएगा।
तो आप अक्सर देखें कि ओल्ड सिस्टम के साथ नए सिस्टम को जब इसको जोड़ा जाता है, तो अक्सर जो है प्रॉब्लम इसी तरह के आते हैं कि सिस्टम हैंग हो जाते हैं, क्योंकि नए प्रोग्राम को पुरानी मशीन नहीं समझ रही होती है, और पुरानी मशीन जो है वो नए प्रोग्राम के कंपैटिबल नहीं होती है। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट है, द सॉफ्टवेयर मस्ट बी री आर्किटेक्टेड टू मेक इट वायबल विद इन ए नेटवर्क एनवायरनमेंट। री आर्किटेक्ट करना बिल्कुल उसी तरह से कि आपने एक पुराना घर खरीदा, एक बैंगलोर टाइप का, पुराने स्टाइल का, पुराने स्ट्रक्चर का, और अब आप उसको वीआईपी एक नया बैंगलोर उस स्टाइल का बनाना चाह रहे हैं, और सिर्फ उसका फ्रंट लुक आप चेंज करना चाह रहे हैं। तो कर तो देंगे, लेकिन वही है कि आपको वैसा कंफर्ट फील नहीं होगा जैसा कि नई कंस्ट्रक्शन में होता है। नई और पुरानी कंस्ट्रक्शन में बहुत फर्क है, वहाँ पुराना मटेरियल बहुत डिफरेंट होता है, नया मटेरियल बहुत डिफरेंट होता है। बिल्कुल इसी तरह से कि पुराने कंप्यूटर पर पुराने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो ठीक है, लेकिन नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो फिर उसकी कंपैटिबिलिटी वैसा कंफर्ट फील नहीं होता है उसको एग्जीक्यूट करने में जैसा कि आप चाहते हो। तो यहाँ पर जो है एक एडवाइस जिसको कोट किया गया कि एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर मस्ट रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज नेचुरल। चेंज तो कुदरती है, इसको आप एक्सेप्ट करें और इसके बारे में ज्यादा ना सोचें, बल्कि इसको रिकॉग्नाइज करें कि चेंज तो आएगी, टाइम टू टाइम चेंज आएगी। अभी थोड़ी देर बाद जो है वो कोई ऑर्डर आ जाए कि जी इसको आप इनकॉर्पोरेट करें, ये पुराना हो गया। तो बिल्कुल घरों में भी इसी तरह से होता है कि पुराना फर्नीचर या पुरानी मशीन इसकी अब आपको जो है काम करने में या इसको इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप कहते हैं कि चेंज करो। तो चेंज तो हर वक्त जरूरी है। सो डू नॉट ट्राई टू फाइट इट। अगर आपके सर पर ये लागू कर दिया जाए तो फिर आप ये समझें कि ये काम करना पड़ेगा, आप इससे घबराएं ना। Every software engineer must recognize that change is natural. Don't try to fight it. इससे आप लड़ाई ना करें। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये कि सॉफ्टवेयर सिस्टम तो बहुत लार्ज सिस्टम्स होते हैं। तो इस हवाले से एक आर्टिकल 2019 में मैंने राइटअप किया था जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस में, इंटरनेशनल पब्लिकेशन है मेरी। तो उसमें मैंने कुछ थोड़ा बहुत तज़किरा किया हुआ है बिजनेस रिक्वायरमेंट के हवाले से, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और ये कि उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको, उसका लिंक जो है आपको अ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। तो बिल्कुल रेलिवेंट आर्टिकल हमारे सामने है। बिल्कुल रेलिवेंट आर्टिकल हमारे सामने है। और इम्पोजिंग सॉफ्टवेयर ट्रेसेबिलिटी यानी कि प्रोग्राम की ट्रेसेबिलिटी ट्रेस किया जाए। टाइटल इसका है इम्पोजिंग सॉफ्टवेयर ट्रेसेबिलिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट फॉर चेंज टॉलरेंस इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करने में हमें बहुत सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं, तो इनको टॉलरेट किया जाए, बर्दाश्त करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक तरह की अप्रोच है। और ट्रेसेबिलिटी यानी कि सॉफ्टवेयर ट्रेसेबिलिटी का मतलब है कि रिकॉर्ड कीपिंग की जाए। अब ये आर्टिकल बहुत मेहनत से लिखा गया, अब 2019 में इसको पब्लिश किया गया है साउथ कोरिया से। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड नेटवर्क सिक्योरिटी वेब ऑफ साइंस का ये जर्नल है, बहुत अच्छा रिकॉग्नाइज्ड जर्नल है, और उसमें ये आर्टिकल बिल्कुल उसकी भी वैसी ही वैल्यू है। तो इस आर्टिकल के हवाले से मैं आपको ये बताऊं, मैंने और मेरे साथ मेरे सुपरवाइजर डॉक्टर SM आकिल बर्नी, जो कि फाउंडर मेंबर ऑफ UBIT भी हैं, तो इनकी गाइडेंस भी थी। तो ये काम अभी से नहीं हो रहा था, ये 2002 से तो हमने इसका बहुत सारा स्टडी करना शुरू किया था। जबकि मैं पर्सनली ये बताऊं कि 1998-99 में इसी तरह के एक प्रोजेक्ट पर आई वाज वर्किंग ऑन विद द मल्टीनेशनल कंपनी, और यही सिनेरियोज हमारे सामने आए। तो कुछ अंदाजा था, कुछ पता था कि जी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपसे अब डिस्कस करते हैं कि जी इसकी एक डायग्राम पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बाकी बातें आपसे की जाएं। तो यहाँ पर एक ये डायग्राम है चेंज मैनेजमेंट के हवाले से। अब यहाँ पर ये देखें कि 3 टीयर हैं इसके।
चेंज का मतलब तब्दीली। चेंज क्रिएट्स कंफ्यूजन्स। जब भी चेंज आएगी तो कंफ्यूजन्स होंगे, फौरन से हमारे जहन में आएगा कि यार ये क्या हो गया, अब मुझसे तो ये काम नहीं होगा। हम फौरन से मुजाहमत करते हैं, हम इनकार करते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा, भाई आप कर लें, किसी से और से करवा लें। चेंज क्रिएट्स कंफ्यूजन्स, हम सर का दर्द लेना नहीं चाहते। कंफ्यूजन्स और इसके सिनोनियम्स अगर देखें, रेजिस्टेंस मुजाहमत, एनार्की। एनार्की का मतलब ये हुआ कि इंतशार। आप जो है शोर मचाएंगे कि भाई मुझसे ये काम मत लो, किसी और से ले लें, वो टीम वो एक्सपर्ट है, उनको आपने हायर किया हुआ है। तो यहाँ पर एक झगड़ा भी सामने आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। एंगर, एंजाइटी, परेशानी होती है, अपने ऊपर डिप्रेशन फील होता है, स्ट्रेस फील होता है। आप इससे फरार इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। आपके नॉर्मल रूटीन में एक तरह का ये डिसबैलेंस या इम्बैलेंस होता है, आपके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होता, इट इज इनटॉलरेबल। तो उस सूरत में आप क्या करते हैं कि आप अगर इसको सब्र से और बर्दाश्त करके आप अगर इसको चेक करें, तो हर चीज का सलूशन मौजूद है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोजेक्ट मैनेजर का काम ये है कि हर प्रॉब्लम का वो सलूशन दे। दिस इज नॉट ए वन मैन शो। यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी और मेथड्स और प्रैक्टिस को भी फॉलो करना होता है और आपको लीड करना होता है। तो ये टेक्निक होती है, या फिर तजर्बा होता है कि आप किस तरह से इसको लेके चलते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि चेंज क्रिएट्स कंफ्यूजन्स इफ सच टाइप ऑफ सिचुएशन अराइव। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने हो तो दिस कुड बी अवॉइडेड बाय, इसका सलूशन ये है, दिस कुड बी अवॉइडेड बाय द चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट का मतलब है कि ये एक तरह की प्रैक्टिस है, इसमें पूरा तरीकेकार है कि आप प्रॉपर तरीके से लेके चलो। इस तरीकेकार को हम डिस्कस भी करेंगे अभी यहाँ पर। दिस चेंज मैनेजमेंट क्रिएट्स, अब जब हम ये फॉलो करते हैं तो ये क्या होगा कि एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, बिल्कुल प्रॉपर हमें सारी चीजें क्लियर नजर आएंगी कि अब क्या करें क्या ना करें, और हम बहुत ही तसल्ली के साथ, बहुत ही सुकून के साथ फिर काम करने लग जाते हैं। इट इज एक्सेप्टेबल, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ ये काम, मेरी टीम ये काम कर सकती है, हमें कोई परेशानी नहीं है। एक अमन कायम होता है, जैसा कि यहाँ पर एक इंतशार था, अमन कायम हो गया। यहाँ गुस्सा था, यहाँ पर फिर ठंडक हो गई। यहाँ पर बेचैनी थी, और यहाँ पर ये कि हम तैयार हैं, रेडीनेस है हमारी। और फिर यहाँ पर स्ट्रेस था तो एक रिलीफ हो गया। यहाँ पर एक फरार था तो हम कहेंगे नहीं और भी आप लेकर आए, हम और भी काम कर देंगे, हमारी समझ में आती हैं ये चीजें। तो यहाँ पर बैलेंस भी हो जाएगा और फिर यहाँ बर्दाश्त भी हो जाएगा, टॉलरेंस भी हो जाएगा। तो उस सूरत में इसके नतीजे में हम क्या करते हैं कि मॉडिफिकेशंस करते हैं सिस्टम में, हम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, और हम इसमें बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं कि जी इतना हो सकता है, इतना नहीं हो सकता, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अप्रोच हमारी होगी, उतना हम काम करेंगे। और फिर हम फ्यूचर के लिए भी इसको मॉनिटर करते हैं कि इससे कोई बड़ा नुकसान ना हो, लेकिन सारी चीजें अंडर कंट्रोल हो और सिक्योर हो। सो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो ये बहुत जबरदस्त सिनेरियो है। अब इससे आगे कुछ जरूरी बातें भी हम करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर चेंज, और फिर ये कि ये चेंज मैनेजमेंट क्या चीज़ है, और इस पर डायग्रामेटिक वे में हम बात करते हैं। अब पहले तो हम बात करते हैं इसकी रीजंस की। ये आर्टिकल जरा इसके टॉप पर हम आते हैं कि क्या कुछ डिस्कस किया गया है। बिजनेस ओरिएंटेड बात की गई है, और जब बिजनेस ओरिएंटेड बात हम करते हैं, जब जब बिजनेस ओरिएंटेड हम बात करते हैं तो सिलसिला ये है कि हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी होती है। द प्रेजेंस ऑफ चेंज इन एनी प्रोडक्शन प्रोसेस, especially in software development, is usually intolerant and highly resistive, as creates confusions among developers and breaks the confidence of customers. कस्टमर भी जो है परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे करें, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बल्कि ये होता है कि इन लोगों को दूर ही रखा जाए कि जी आपने हमारे हवाले कर दिया, अब हम काम करेंगे, आप सुकून से बैठ जाइए। जबकि दिमाग में होता है कि जी पता नहीं कैसा सोल्यूशन मिलेगा, नॉन रिलायबल होगा। अब आपसे मेरी गुजारिश ये है कि ये आर्टिकल आप जरूर पढ़िए पूरे का पूरा सही तरीके से, और ये इसी से ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे, और इसको
खास तौर पर ये एब्स्ट्रैक्ट तो आप पहली फुर्सत में देख लें, मुझे तो कुछ चीजें याद भी हैं। तो ये है कि प्री रिलीज और पोस्ट रिलीज ऑफ सॉफ्टवेयर इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजीज तो अभी आपको बताई जाएंगी कि ये क्या है, इसका नॉमेनक्लेचर। लेकिन असल बात ये देखें कि व्हाट आर द राइजिंग रीजंस ऑफ कंफ्यूजन्स ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यहाँ पर ये देखें कि 88% पीपल, जो टीम के लोग होते हैं, the people in software team deploy the application on multiple platforms। एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल करते हैं। लैपटॉप पर भी कर दिया, दूसरे लैपटॉप पर भी कर दिया, उसने भी अपने डेस्कटॉप पर कर दिया, उसने अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया और वहां पर मॉडिफिकेशन कर रहा है। और जब फाइनली डिलीवर करने जा रहे हैं, प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उस वक्त पता नहीं कौन सा करेक्टेड वर्जन था और किस डेवलपर ने करेक्ट किया था, बस एक दूसरे से फोन पर रब्ता करके और कह दिया कि ये तुम ऐसे कर लो, वेरिएबल को ये चेंज कर दो तो ये प्रोग्राम सही हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो 88% ऑफ द बैड प्रैक्टिसेस पीपल की ये एक बुरी आदत है कि काम को चल चलाव करके जल्दी छुड़ाना चाहते हैं। अब याद रखें कि मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। मैं तो इसको एबनॉर्मल अप्रोच कहता हूँ, टोटली एबनॉर्मल अप्रोच, कि ना पेपर पे लिखा, बस फोन पे कह दिए, ये सामने बैठा हुआ बंदा है उसको कह दिया कि जी डेवलपर ये आप चेंज कर दें, या बॉस ने भी आके कह दिया। एवरीथिंग शुड बी इन रिटन। बाहर के सॉफ्टवेयर हाउसेस में एक एक चीज की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। 44% ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑन मोर देन 4 प्लेटफॉर्म्स, कम से कम 4 से तो ज्यादा प्लेटफॉर्म पर इसकी डिप्लॉयमेंट होती है। तो फिर कंफ्यूजन तो आएंगे। कुछ अपने घर के कंप्यूटर पर कर दिया, कुछ अपने लैपटॉप पर कर दिया, कुछ किसी लैब में कर दिया। 61% of the engineers produce and maintain multiple releases। अब अपने कंप्यूटर पे काम भी कर रहे हैं लेकिन मल्टीपल फाइल्स जनरेट कर रहे हैं, और फिर उनकी कोई नॉमेनक्लेचर नहीं रखा कि ये कौन सी तारीख को कितने बजे हमने रिलीज किया था, उसका वर्जन नंबर क्या है। फिर हमने 2 घंटे बाद एक नया रिलीज निकाला, फिर 5 मिनट बाद एक नया रिलीज निकाला। तो उसका एक नॉमेनक्लेचर, ड्राइव का नाम और ये तमाम चीजें भी रिकॉर्ड करने की जरूरत है कि किसमें क्या मॉडिफिकेशन इनकॉर्पोरेट की गई थी, किसमें क्या। तो ये इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया कि इंजीनियर्स, 61% ऑफ इंजीनियर्स प्रोड्यूस एंड मेंटेन मल्टीपल रिलीजेस, एक से ज्यादा रिलीजेस मेंटेन करते हैं और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर करते हैं। 52% of the software quality assurance engineers acquire support tools for development and testing simultaneously। डेवलपमेंट भी करते हैं और टेस्टिंग भी करते हैं। हमेशा याद रखें, डेवलपमेंट का काम अलग होता है, अलग टीम करती है, और उस टीम को बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए टेस्टिंग की टीम में। टेस्टिंग वाले कभी भी डेवलपमेंट ना करें। टेस्टिंग वाले चेक करेंगे कि सही काम हुआ या नहीं, और डेवलपमेंट वाले काम करेंगे और टेस्टिंग वाले बताएंगे कि इसमें ये फॉल्ट रह गया। अगर दोनों एक ही टीम होगी, एक ही तरह के लोग काम करेंगे, तो फिर ये कि अपने आप को ये मार्जिन देते रहेंगे कि जी फॉल्ट आ गया तो क्या करें, हम नहीं किया था, तो हम अपने आप को माफ कर देते हैं, लेकिन सिस्टम में वो फॉल्ट रह जाएगा। तो ये भी एक तरह की बैड प्रैक्टिस है। 46% of the engineers work on multiple projects at the same time। अब एक से ज्यादा जगह पर हाथ फंसाया हुआ है, एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। और 46% ऑफ द पीपल, और फिर सबके कैलेंडर टाइम अलग अलग है, लाइफ साइकिल टाइम अलग अलग है, कि वो प्रोजेक्ट जो है वो 2 महीने बाद खत्म हो रहा है, तो वो अभी पैरेलल एक ही सिमिलर कैलेंडर टाइम पर खत्म हो रहा है। तो फिर जल्दी जल्दी में उसको हम कंप्लीट करें, इसको भी देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, तो उसमें मिक्सअप कर जाते हैं चीजों को कि कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर हमने क्या सोचा था, और कुछ चीजें जहन से रह भी जाती हैं। 39% of the people make frequent changes to already released and certified packaged programs। तो अब ये भी है कि आपने रिलीज भी कर दिया, आपने हैंडओवर भी कर दिया, और उसके बाद भी यानी कि ऑलरेडी रिलीज्ड प्रोग्राम है उसमें भी जाके ऑन साइट आप चेंजेस कर रहे हैं और उसका भी रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं। तो फिर आप समझ सकते हैं कि these are the confusions arised during the development, before release, before final production। तो यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं, उसको जरा मद्देनजर रखा जाए
कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस वेंचर, बिजनेस क्या चाहता है कि मुझे नई टेक्नोलॉजी चाहिए, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में अब अगर आपको पुरानी टेक्नोलॉजी भी इनकॉर्पोरेट करनी पड़े तो आपकी प्रैक्टिसेस नई होनी चाहिए, बिल्कुल न्यू, ताकि आप फास्ट मूव कर सकें और आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर यही है कि सॉफ्टवेयर की वोलेटाइलिटी है, ये एक तरह की प्रॉपर्टी है कि जी कुछ वक्त तक चलेगा फिर उसकी अपडेट्स। माइक्रोसॉफ्ट ने या गूगल ने क्या किया हुआ, माइक्रोसॉफ्ट की मैं मिसाल ये दे रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट किस तरह से इन चीज़ों को मेंटेन करता है। वो हर जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसकी रिपोर्ट बन के उनके डेवलपर्स तक पहुंच जाती है ऑटोमेटिकली, उनके बॉट जो हैं वो पहुंचा देते हैं, और फिर उसकी नई अपडेट आ जाती है, और फिर दोबारा जब आप नेक्स्ट डे पर कंप्यूटर ओपन करते हैं तो वो रिलीज जो है वो इंस्टॉल हो जाती है और वो बग रिमूव हो जाता है। गूगल की भी यही मेथोडोलॉजी है, और अब तो तकरीबन सारे प्रोफेशनल्स इसी तरह से करते हैं कि इन्होंने, यानी बात यह है कि प्रॉब्लम तो हैं, चेंजेस तो हैं, वो तो आती रहेंगी टाइम टू टाइम, यानी कि हर थोड़ी देर में चेंजेस आएंगी, लेकिन हमें मेथड्स को फॉलो करना है, लेटेस्ट मेथड्स को फॉलो करना है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ग्राफ भी दिखा दूं। ये ग्राफ है, ग्राफ से आप देखें कि अगर 100% पर देखें तो अब यहाँ पर 90% ऑफ द पीपल क्या करें, अराउंड 90%, यानी कि 88%, 44%, 61%, ये बैड प्रैक्टिसेस जो हैं इनको हमें मद्देनजर रखना है ताकि कंफ्यूजन्स ना हो। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में एक और भी चीज बताई गई है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेचर एंड यूजेज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर रॉजर एस्प्रेसमैन की जो डेफिनेशंस हैं, इट इज ए प्रोडक्ट एंड ए व्हीकल टू डिलीवर एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट। तो ये जरा आप अपने तौर पर देखिएगा कि किस किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, खास तौर पर मिडिलवेयर और लेगेसी सॉफ्टवेयर की बात की गई है, मशीन लर्निंग और एआई रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स की बात की गई है, तो वहाँ पर तो और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब यहाँ पर इसकी मेथोडोलॉजी को हम देखते हैं। सो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड ट्रबल ऑफ चेंज, के जब चेंज आएगा, वैसी बात करें कि जी आपने बड़े अच्छे तरीके से अपने घर में डेकोरेशन किया, ड्राइंग रूम सजाया, आपने किचन बहुत अच्छा सजाया, सजाया का मतलब है कि आपने अपने इस्तेमाल के काबिल बनाया, एक नया घर लेके फर्नीचर आपने सेट करके रखा। अब वहां पर आपने अपने कजिन को बुला लिया, और कजिन ने अपनी तरफ से चीजें, कुर्सियां और एक तरफ से इधर से उधर कर दी, प्रिंटर आपका उधर कर दिया, कंप्यूटर उधर कर दिया। जब आप घर पर आए तो आपने देखा कि यार मैंने तो ऐसे रखा था। अब आपका दिमाग घूमने लगेगा। जब दिमाग घूमने लगेगा तो दिस इज ए ट्रबल ऑफ चेंज, और वो क्या करेगा, आपके कंफर्ट को जो है डेट्रियोरेट करेगा, कंफर्ट को खराब करेगा। क्वालिटी का मतलब है सेटिस्फेक्शन, आपके सेटिस्फेक्शन को खराब करेगा। तो आप यही चाहेंगे कि जी हम जिसको भी बुला लें थोड़ी देर के लिए बुलाएं, और फिर वो हम उसको किसी चीज को हाथ ना लगाने दें ताकि वो इधर की उधर चीजें ना करें। तो वैसे ये तो मैंने आपको एक फिजिकल रियल एग्जांपल दी, मगर कंप्यूटर में भी यही है, लेकिन बात यह है कि ऐसे करना पड़ जाता है। तो उसके लिए फिर हम क्वालिटी कंफॉर्मेंस के लिए इसी तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जिसमें कि सर्विसेबिलिटी की हम सर्विस दें, ड्यूरेबिलिटी का ख्याल रखें, कंफॉर्मेंस का ख्याल रखें, रिलायबिलिटी का ख्याल रखें, क्वालिटी का ख्याल रखें, और इंटरऑपरेबिलिटी का ख्याल रखें। तो ये सारी चीजें आप जरा इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अब बात यह है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिस, अब इसका कॉन्सेप्ट फ्रेम क्या है, इसे हम कहते हैं SCM, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट। ये क्या है, ये एक तरह की प्रैक्टिस है जो कि विजिलेंट थ्रू आउट दी प्रोसेस रहती है, कि नजर रहती है डेवलपमेंट के ऊपर कि किसने क्या काम किया, कहाँ पर उसने जो है स्टोर किया अपने प्रोग्राम को, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए, और फिर कब मीटिंग्स की, क्या बातें हुई। तो ये है उसके पैराडाइम, SCM फोकस एंड फंक्शनल एरियाज। तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जिसमें कि अगर कोई चेंज इनकॉर्पोरेट करनी हो किसी भी इंडिविजुअल को, तो वो पहले अपने लीड टीम लीड से पूछेगा। तो यहाँ पर एक बोर्ड बनता है, चेंज कंट्रोल बोर्ड या सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड, और वो क्या करता है कि पहले आइडेंटिफाई करें कि व्हाट आर दी कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स। अब कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स कौन से हैं, ये वो
सॉफ्टवेयर के पीसेस होते हैं, जैसे फंक्शन कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, जिनमें के चेंजेस लानी है, स्क्रीन पे चेंजेस लानी है, ये वो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, स्मॉल पीसेस होते हैं, जिसके ऊपर रिक्वेस्ट फॉर चेंज या रिक्वेस्ट फॉर मॉडिफिकेशन जनरेट की गई है किसी भी स्टेक होल्डर की तरफ से। वो कस्टमर भी हो सकते हैं, वो आपके बॉसेस भी हो सकते हैं, वो आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं, वो आप खुद भी हो सकते हैं, लेकिन बगैर मशवरे के काम नहीं होगा। सबकी नॉलेज में ये बात लाना जरूरी है कि अगर आप सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने जा रहे हैं तो हार्डवेयर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, नेटवर्क के ऊपर भी पड़ेगा, स्पीड ऑफ इंटरनेट पर भी पड़ सकता है। तो आपको इन तमाम लोगों से मशवरा करके ही काम करना होगा। तो यहाँ पर जो बोर्ड बैठता है वो उसको ऑडिट करने की टीम को भी बिठाता है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट यानी कि ये इंस्पेक्शन करते हैं कि कहाँ कहाँ चेंज इनकॉर्पोरेट की जा सकती है, कहाँ कहाँ नहीं की जा सकती। जहाँ नहीं की जा सकती उसको फिर बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, और जहाँ की जा सकती है वहां पर आप फौरी तौर पर उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं, उसको मुनज़्ज़म अंदाज से करें। और फिर जो रिलीजेस होते हैं वो न्यू बिल्ड कहलाता है, यानी कि चेंज बिल्ड, कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड यानी कि बिल्डिंग। और उस सूरत में जो भी रिलीजेस आते हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करना होता है, उसको भी रिकॉर्ड कीपिंग करनी होती है कि उसका वर्जन कंट्रोल सिस्टम, उसकी वर्जनिंग की हुई है, उसका नॉमेनक्लेचर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, कि डेट टाइम और किस पर्सन ने रिलीज किया, किस पर्पस के लिए रिलीज किया, ये तमाम चीजों की नो हाउ उसमें मौजूद हो, और उसकी फ्यूचर के लिए स्टेटस अकाउंटिंग भी रिकॉर्ड में मौजूद हो कि अगर कोई लेगेसी सिस्टम में चेंज करवाने के लिए फिर से आए तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद हो। अब यहाँ पे इसके फंक्शनल एरियाज हैं, इस पर बहुत डिटेल से बात होगी, बल्कि आप अपने तौर पर देखिएगा, आपकी समझ में जरूर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें कि थ्रू आउट दी लाइफ साइकिल, यानी कि डे 1 से लेकर डे एंड तक, रिवीजन कंट्रोल सिस्टम और उसकी ट्रेसेबिलिटी कि हम रिकॉर्ड कीपिंग मुसलसल करते रहें। और ये जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब है कि चेंज अपडेट या स्मॉल चेंजेस, चेंज तो स्मॉल ही करनी है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। तो चेंज और चेंज का इम्पैक्ट देखना, उसके मुताबिक बात करना, उसके मुताबिक चलना। तो बेसलाइन का मतलब है कि ओरिजिनल, बेसलाइन का मतलब है कि ओरिजिनल सिचुएशन, ओरिजिनल सिचुएशन पहले डिफाइन कर दी जाए, स्पेसिफाई कर दी जाए, और फिर जो है चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए अगर चेंज कंट्रोल बोर्ड ने एग्री किया तो फिर आप चेंजेस इनकॉर्पोरेट करें, वरना आप चेंज ना करें और यूजर को इन्फॉर्म कर दें कि ये काम नहीं हो सकता। और अगर चेंज करने की जरूरत महसूस हुई और वो अप्रूव भी हो गया तो आप चेंज कंट्रोल प्रोसेस लॉन्च करें, यानी कि चेंज करने का भी एक तरीकाकार है, वो प्रोसेस फॉलो करें और रिवीजन कंट्रोल सिस्टम में इसको इनकॉर्पोरेट भी करें और डेवलपर्स को असाइन करें ड्यूटी। और उस सूरत में क्या होगा कि ट्रेस की रिकॉर्डिंग भी होगी और टाइम के मुताबिक भी हमें पता लगेगा, तो हमारे वर्जन भी क्रिएट होंगे। इसे हम कहते हैं ट्रेसेबिलिटी या सॉफ्टवेयर ट्रेसेबिलिटी। अब यहाँ पर हम आते हैं चेंज कंट्रोल प्रोसेस पर। अब ये चेंज कंट्रोल प्रोसेस क्या है, जरा इसको भी हम देख लेते हैं। चेंज कंट्रोल प्रोसेस यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि जब भी रिक्वेस्ट फॉर चेंज आती है, कि हमें बता दिया गया कि जी ये हमने तब्दीली लानी, अब उसके लिए चेंज को रिकॉग्नाइज किया गया सबसे पहले, और फिर डेवलपर्स की रिकमेंडेशन, कि डेवलपर ने रिकमेंड किया चेंज कंट्रोल बोर्ड को, और चेंज कंट्रोल बोर्ड में मुख्तलिफ तरह के मेंबर्स होते हैं, नेटवर्क का पर्सन भी होता है, सॉफ्टवेयर का पर्सन भी होता है, हार्डवेयर का भी होता है, सिविल पॉलिसी मेकर, ये तमाम लोग मौजूद होते हैं। अब सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जब अप्रूव हुआ कि जी इसका इम्पैक्ट जो है वो हमें नजर आ रहा है कि जी बहुत पॉजिटिव पड़ेगा, तो इस चेंज को इनकॉर्पोरेट किया जाए या इसको रिजेक्ट किया जाए। तो अप्रूवल और रिजेक्शन की सूरत में क्या काम किया जाए। अगर रिजेक्शन है तो RFC यानी कि रिक्वेस्ट फॉर चेंज रिजेक्ट कर दी जाए और यूजर को इन्फॉर्म कर दिया जाए। और अगर ये अप्रूव कर दिया जाता है देन डेवलपर को काम असाइन कर दिया जाए, और फिर सिस्टम को ओपन फॉर डेवलपमेंट, दोबारा से साइट को ओपन फॉर डेवलपमेंट, जैसे रेनोवेशन होती है, ये असल में रेनोवेशन है। अब जैसा कि कोई बिल्डिंग की रेनोवेशन है
तो उसके लिए आइसोलेट कर दिया जाता है, बाहर से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और अंदर मजदूर काम कर रहे होते हैं। जैसे मजदूरों ने सारा काम खत्म किया, उसके बाद वो पब्लिक या उन कंसर्न पीपल के इस्तेमाल के लिए उनको हैंड ओवर किया जाता है। तो यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, चेक आउट एंड चेक इन। तो यहाँ पर चेक किया जाता है कि ओरिजिनल क्या सिस्टम था और अब चेंज के बाद क्या हो गया, और फिर उसको चेक किया जाए, क्वालिटी को एश्योर किया जाए, इंस्पेक्शन किया जाए, रिव्यू किया जाए। तो इसे हम कहते हैं चेंज ऑडिट। अब उस सूरत में चेंज इनकॉर्पोरेट की जाती है और फिर सिस्टम में वो पुर्जे या वो पीसेस इन अपडेट किए जाते हैं और नया वर्जन रिलीज किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड जेनरिक चेंज कंट्रोल प्रोसेस। तो ये वैसे आप लोगों को याद होना चाहिए। और उसमें फिर ट्रेस डिपेंडेंसी आ जाती है, ट्रेसेबिलिटी आ जाती है। तो उसमें ये जरा आप अपने तौर पर देखिएगा इसके बेनिफिट क्या हैं। बेनिफिट पहले तो ये देखें कि इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें हमें स्टोरेज मीडियम चाहिए, इसमें हमें स्क्रिप्ट चाहिए, इसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, इसमें हमें लोग चाहिए, इसमें हमें कंप्यूटर्स चाहिए। मेन पर्पस इज टू फाइंड दी फुटप्रिंट। मेन पर्पस इज टू फाइंड दी फुटप्रिंट के बैक पे क्या काम हुआ था, कब क्या काम हुआ था, हम उसकी जांच पड़ताल करें। अब यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं उसको पेज 1 के ऊपर स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस की शक्ल में बताया गया है। मैं जरा आप लोगों को दिखा दूं, फिर आगे आते हैं। ये जो यहाँ पर एक्रोनियम्स दिए गए हैं, तो ये जरा आप देखिएगा कि जहाँ पर आप इस आर्टिकल में पता लगाना चाहें कि ये क्या चीजें हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएं। अब इसका बेनिफिट क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स? बेनिफिट्स ये हैं कि देयर इज इजी टू वर्क। आप बड़ी आसानी से ये सारा काम करेंगे। इस पर पैसा लगता है शुरू में, इस पर अखराजात आते हैं क्योंकि इसमें टीम्स लगाई जाती हैं और सब चीज़ों को दोबारा से देखा जाता है। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है कि लो एफर्ट्स ऑन क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग, कम से कम मेहनत करनी पड़ती है और सारी चीज़ें प्रॉपर हो जाती हैं। प्रोजेक्ट और उसकी टीम बहुत ही मैनेज्ड हो जाते हैं, उसमें भी कोई हर्डल्स नहीं होते हैं, लोग बिल्कुल स्मूथ काम करते हैं और मेंटेनेंस की कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई हो जाती है कि आपको समझ में आ जाती है कि जी, जैसे कि ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि जी आपको जो चेंज करवाना है, घर में कोई मॉडिफिकेशन करवानी है, आप हमें दे दें, हम कर देंगे, क्योंकि उनके पास मेथड्स ऑलरेडी लर्नड मेथड्स होते हैं। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन मेड इजी कि आप इसकी कंपैटिबिलिटी किसी और सिस्टम के साथ भी कर सकते हैं, ये बड़ा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे एक और भी डायग्राम है जो कि आपको मैं बताऊं, दैट इज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। अब वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन का मतलब है कि जो चीज आपने बनाई वो वेरीफाई हो गई कि वो सही है। वैलिडेशन का मतलब ये है कि आपने इस्तेमाल के लिए उसको ओके कर दिया कि जी अब आप इस्तेमाल करें। वेरीफाई एंड वैलिडेट, VNV अप्रोच कहलाती है। और ये वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन डे 1 से करनी चाहिए, जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और जब प्रोजेक्ट फिनिश हो रहा है। तो ये हम अपने चेकलिस्ट बनाते हैं कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो हमने चेकलिस्ट बनाई कि जब फिनिश होगा तो क्या क्या काम हो जाना चाहिए। तो जब ये फिनिश हुआ तो हमने चेक किया कि क्या हमने डे 1 से जो काम सोचे थे वो हमने कर लिए या नहीं। तो ये डॉटेड लाइन यही बता रही है कि आपने फ्यूचर में जाके इसको दोबारा रिवर्स आके चेक भी करना है, ये साइकिल पूरा चलाना है। अब जब यूजर रिक्वायरमेंट्स आपने देख ली, क्या जरूरियात हैं, क्या इनकॉर्पोरेट हुई, तो जब आप एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कर रहे होंगे तो आप चेक करेंगे कि जी यूजर की तमाम बातें पूरी हुई या नहीं हुई। जब आप आर्किटेक्चरल डिजाइन डेवलप कर रहे हैं तो क्या सिस्टम टेस्ट करते वक्त आपने देखा कि वो तमाम चीजें इनकॉर्पोरेट हो गई जो कि हमने सोची थी एक डायग्राम के अंदर। मॉड्यूल के डिजाइन, तो आप इंटीग्रेशन के चेक करें कि आपस में इंटरऑपरेट भी हो रहे हैं या नहीं। और कंपोनेंट डिजाइन के छोटे छोटे जो पुर्जे हैं उनकी यूनिट टेस्टिंग के वो सही फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, सही से फिट हुए या नहीं। तो दिस इज कॉल्ड VNV। तो ये सारा चेंज कंट्रोल प्रोसेस है और बहुत ही मेहनत हुई है, लेकिन ये अभी जो आपको डिफाइन किया गया है बहुत ही कम डिफाइन किया गया। ये तो बहुत लेंदी फील्ड है और इस पर मेरी बाकायदा तौर पर प्रेजेंटेशन बनी हुई है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस में ये बताया जाता है।
तो इसके रेफरेंसेस भी मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो आप इनके रेफरेंसेस में भी जा सकते हैं। मेरे वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। मैं आपको अपनी वेबसाइट के हवाले से भी बताऊं कि ये जो है मेरे आर्टिकल जितने भी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 730 करंटली मेरी साइटेशंस हैं। आपको यहाँ इससे कंसर्न आर्टिकल्स मिल जाएंगे अगर आप चाहें, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि आप अभी बेसिक लेवल पर हैं। तो ज़्यादातर आर्टिकल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मैंने इनको टाइम टू टाइम अपलोड किया है। तकरीबन अराउंड 60 आर्टिकल्स हैं अब तक के, और ये आर्टिकल भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मैं आपको दिखाऊं। 2019 2019 में ये रहा, और यही अपडेट जो है एक और साइट पर भी मैंने किया हुआ है, रिसर्च गेट। और रिसर्च गेट के लिए आपको लॉगिन आईडी चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है, वो IEEE का प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर वीकली बेसिस पर मैं अपडेट करता रहता हूँ, और उसकी वजह से पॉपुलैरिटी रैंक असाइन होता है। जैसा कि मैं ये कहूँ कि मेरे आर्टिकल अच्छी खासी आवाम पढ़ती रहती है। इस वक्त इतने नंबर ऑफ पीपल इसको, अब एक हफ्ते बाद ये और बढ़ जाएगा, ठीक है। और टोटल रिसर्च इंटरेस्ट और रिकमेंडेशंस भी हैं। फिर ये लोग मेरे साथ ज्वाइन हैं, मेरे काम को स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि इसका मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट इसका ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के और भी बहुत सारे रिसर्चर्स हैं। तकरीबन कितने हैं, 2242 मेंबर्स हैं, जिन जो कि अपना काम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हैं, और ये पॉपुलैरिटी रैंक है। तो फर्स्ट 10 पीपल में मेरा भी रैंक कभी फोर्थ, इस वक्त फोर्थ है, कभी फर्स्ट होता है, कभी सेकंड होता है, एज पर आर्टिकल। तो उसकी अर्जेंसी क्या है। और अगर डिपार्टमेंट वाइज देखें तो मैं आपको बताऊं कि डिपार्टमेंट वाइज क्या रैंक जा रहा है। कंप्यूटर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, वहां पर भी अगर हम स्टैट्स देखें तो पॉपुलैरिटी रैंक में मेरे आर्टिकल्स का रैंक देख लीजिए, दूसरों के मुकाबले में हाई है। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है, और ये कंटिन्यूस मेहनत है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये चीज़ डिफाइन की, चेंज कंट्रोल और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो ये सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।